बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम मोलसरी के फूल। जिन दिनों जंगे अजीम दौम अपने अरूज पर थी, इन दिनों अब्बा जी की बैठक की रौनक दुगनी हो गई थी। महल्ले भर में वाहद रेडियो हमारे घर में था। चिराग जलने के बाद अब्बा जी के दोस्त अक्सर आ जाया करते और खबरनामा सुनते। कभी कोई ज़्यादा बड़ा वाक़या पेश आ जाता तो वो औरतों को भी रसोइयों से खींच कर बाहर ले आता। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ऐसे खामोश मजमों की कुछ समझ न थी। मुझे तो वही महफिलें अच्छी लगती थीं जिनमें कह के हों, ढोलक बजे। ये अजीब माजरा था, सब हू के आलम में बैठे मशीन से निकली आवाज़ें सुनते रहते और एक दूसरे के कानों में खुसर खुसर करते। एक दिन ऐसी ही महफिल के बर्खास्त होने के बाद मैंने अब्बा जी से पूछ ही लिया, ये हिटलर हमारा कौन है? आप सारा दिन उसकी बातें क्यों करते रहते हैं? मेरे तजस्सुस में बला की मासूमियत थी। अब्बा जी के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई। चचा लगता है हमारा। उन्होंने हंसकर मुझे डपटा। मैंने भी ज्यादा परवाह न की। हमारे तो इर्द गिर्द खूब अमनो अमान था। हमारे शहर जालंधर में सिख, हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहा करते थे। एक तरफ हिंदुओं का भेरू वाला बाजार था, जिसके बीचों बीच उनके एक भेरू भगवान की मूर्ति नस्ब थी। हिंदू औरतें मूर्ति के बढ़े हुए हाथ में हलवा पूरी के चढ़ावे चढ़ाती थीं। मुसलमानों का बाजार करीब वाक़या एक पांच पीर बाजार के नाम पर रखा गया। एक रोज़ दादा अब्बा बाजार जाते हुए मुझे भी पकड़कर साथ ले गए। वहाँ ऐसा हजूम था गोया मुफ्त मंडी लगी हो। मुझे नन्ही सी जान के लिए ये रश ही बहुत था। न जाने किस लम्हे मेरी उंगली छूट गई, मेरा ध्यान भटका और मैं दादा अब्बा से दूर हो गई। मुझे आज भी दुकानों के दरमियान बने एक घर की दीवार के साथ खड़े होकर अपना ज़ारो ज़ार रोना याद है। वो घर हिंदुओं का था जो मुझे रोता देखकर अंदर ले गए। मैं अंदर जाकर सड़क के रुख खुलने वाली खिड़की से चिपक कर बैठ गई। मेरी मेज़बान तांबे की थाली में मिठाइयाँ सजाकर ले आई। कुड़िए चुप कर जा, कुछ खा ले। लड़की चुप कर जाओ, कुछ खा लो। मेरी रोनी सूरत देखकर वो सारा कुंबा मेरे आगे पीछे फिरने लगा, मगर मुझे न शीरा टपकाती मिठाइयों में दिलचस्पी रही थी, ना ही खस्ता करारी कचूरियाँ मुझे गली में खुलती खिड़की से दूर कर सकें। दादा अब्बा मुझे ढूंढ ना सके। बड़ी देर कोशिश करके वो वापस चले गए और अब्बा जी को भेजा। अब्बा जी बाजार के बेहंगम हजूम में गर्दन उठा उठा कर फिक्रमंदी से इधर उधर देख रहे थे। जब मुझे खिड़की से वो नजर आए, वो मेरे अब्बा जी हैं, मेरे अब्बा जी आ गए। मैंने खुशी से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं दौड़ते हुए अब्बा जी की तरफ लपकी। अब्बा जी ने मेरे मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया और मुझे घर वापस लाए। जिस घर में मैंने पनाह ली थी वो छोटा सा था, जबकि हमारा घर इतना बड़ा था कि 3-4 नस्लें आबाद थीं। इन दिनों तमाम मोहल्ला बरादरी वालों का ही होता था और घर का माजरा भी कुछ ऐसा ही था। अब्बा जी के चचा, ताया, उनके बच्चे सब एक ही घर में रहते थे। सबके कमरों के दरवाजे सेहन में खुलते थे। किसने क्या हांडी पकाई सेहन में मौजूद खुशबुओं से मालूम हो जाता था। दरवाजे के करीब कोने वाले कमरे में आबदा बाजी रहती थी। उनके अब्बाजी पुलिस में सिपाही थे और मेरे अब्बा की चची ने उन्हें मुंह बोला बेटा बना रखा था। आबदा बाजी नन्ही सी थी कि माँ बाप की किसी बात पर अनबन हो गई। माँ नाराज होकर अपने मेके होशियारपुर चली गई। 9 साल उनके अब्बा ने अपने कोने वाले कमरे में तनहा गुजार दिए। फिर कहीं जाकर सुलह हुई और बीवी बच्ची वापस घर आईं। आबदा बाजी तो बेहद हसीन और खुश मिजाज थीं। हमारे साथ मिलकर ताश खेला करती तो उनकी माँ डांटती कि क्या अपनी टांग जितनी लड़कियों के साथ शुगल मिला करती रहती हो। मगर आबदा बाजी हमारी पक्की सहेली थीं। किसी को भी खातिर में लाए बगैर हमारे साथ खूब मस्ती करती। एक रोज़ मैं गली में खेल रही थी तो आटा चक्की वालों की लड़कियों से मुठभेड़ हो गई। वो 4 लड़कियां टोला बनाकर कहीं जा रही थीं। हम बड़ी कोठी से फूल तोड़ने जा रहे हैं, एक लड़की ने बताया तो मैं भी साथ चल दी। हम जालंधर के मुसलमानों के पास जितना भी पैसा हो, हम सादा रहन सहन ही अपनाते थे, इसलिए बड़ी कोठी के ठाठ मेरे लिए भी देखने लायक थे। कोठी की मालकन के बेटा बहू इंग्लिस्तान में रहते थे। उनके लॉन में कुर्सी मेज लगी थी। बाथरूम में प्लास्टिक के स्टूल नुमा कमोड मैंने पहली बार देखे, जिसको मेहतरानी साफ कर रही थी। उनके लॉन में लगे पौधों की कतारों में मोलसरी का दरख्त सबसे हसीन लग रहा था।
वो छतरी नुमा दरख्त नन्हे पीले सफ़ेद फूलों से लदा हुआ था। इन फूलों की खुशबू बहुत तेज़ थी। अब भी कभी जो मैं तन्हा बैठकर ज़िंदगी की इस पहली दहाई को याद करती हूँ तो लगता है हवा के दोष पर जालिंधर से मोलसरी के फूलों की खुशबू एक बार फिर मुझे सलाम करने आ पहुंची है। मैं दुपट्टे का पल्लू फूलों से भरकर घर आ गई और गजरा परोने लगी। हर फूल डालकर आपदाबाजी का उजला चेहरा जहन में उभरता। मोलसरी के फूलों का गजरा बालों में सजाकर उनका मासूम चेहरा कितना दमकेगा, ये सोच सोच कर ही मैं खुश हुई जा रही थी। गजरा मुकम्मल करके मैं दोनों हाथों पर सजाए आपदाबाजी के कमरे की तरफ चली तो सहन में अब्बाजी की कोई रिश्तेदार आई बैठी थी। अब्बाजी ने वहीं रोककर कहा कि गजरा मेहमान को दे दूं। मोलसरी के फूल जैसे लम्हा भर में मेरे हाथों में ही मुरझा गए। बड़ी बेदिली से मैंने गजरा मेहमान खातून को दिया और इधर ही मुंह फुलाकर कोने में पड़े मूढ़े पर बैठ गई। वो खातून अपने बेटे के लिए कोई अच्छा जोड़ ढूंढ रही थी। मेरा दिल मचला। मैंने अम्मी के कान में सरगोशी की, अम्मी, इनसे कहें आपदाबाजी देख लें। चल, वो सिपाही की लड़की को क्यों बहू बनाने लगी? अम्मी ने इतनी हकीकत शनासी से कहा कि मैं हैरान रह गई। तबकाती फ़र्क का भेद पहली बार मुझ पर खुला था। मेरा मुंह कुछ मजीद फूल गया। मुझे तो लगा था कि इतनी हसीन आपदाबाजी के लिए कतारें लगेंगी। इस ख्याल में कुछ सच भी था। आपदाबाजी के अभी से बहुत से सवाल थे। अगले रोज़ मैं फिर बड़ी कोठी गई। इस बार मोलसरी के फूलों का गजरा खामोशी से बनाकर सीधा आपदाबाजी के पास गई। अरे वाह, तुमने तो सितारों को भी मात दे दी। आपदाबाजी ने मुट्ठी में फूलों को भरकर खुशबू सूंघी। इनकी कीमत ही क्या है? मैं तारीफ बटोरते हुए शर्माई। तुमने अपने नन्हे नन्हे हाथों से फूल तोड़े, फिर मेरे लिए परोए। इससे कीमती और क्या होगा? वो ऐसी ही थीं, बोलती तो दिल खुश कर देती थीं। घर के इन कपड़ों में तुम्हारा तोहफा मान पड़ जाएगा। उन्होंने बालों में गजरा लगाकर खुद को आईने में देखा और बुझे हुए अंदाज में कहा। मेरा दिल भी डूबा कि सारी मेहनत अकारत गई। तुम आटा गूंदो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। एक नए ख्याल से उनकी आंखें रोशन हुईं। चंद मिनट बाद ही वो अपनी अम्मा का पुराना सुर्ख जोड़ा पहनकर हंसती मुस्कुराती आईं। आपदाबाजी के कमरे के एक कोने में ही चूल्हा था। मैं चूल्हे के पास बैठी आटा गूंदती रही और आपदाबाजी की मुस्कुराहट देखकर खुश होती रही। उन्होंने दोबारा बाल खोलकर संवारे और चुटिया बना के गजरा सजाया। मेरा सेरों खून बढ़ गया और मेरे हाथ मजीद तेजी से चलते रहे। कैसी लग रही हूँ? सुर्खी पाउडर के बगैर ही उन पर ढेरों रूप आया था। मैं तारीफें करने लगी। अरे, तुमने तो लगता है आटे का सारा डब्बा ही गूंद डाला। आपदाबाजी की नज़र परात पर पड़ी और वो हंस दी। इतना बड़ा तो हमारे घर कोई प्याला भी नहीं होगा। हंसते हंसते ही उन्होंने परात पर कपड़ा डाल दिया। अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने मुझे गैर जरूरी शर्मिंदा नहीं किया। लगता है अम्मी आ गईं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आपदाबाजी अपने सिंगार से बेखबर दरवाज़ा खोलने चली गईं। आपदाबाजी की अम्मी मेरी ताई के साथ बाजार तक गई थी। साथ ताई जी का बेटा अजमल उर्फ अज्जी सामान उठाए आ रहा था। ताई जी का मजाज आपदा के सुर्ख जोड़े को देखते ही अंगारा हो गया। तहमीना, तुम्हारी बेटी तो कंवारी होकर रेशमी जोड़ा पहने बैठी है। इसकी शादी पर तो तुम्हें बनारस से कमखाब के थान मंगवाने पड़ेंगे। कंवारी लड़कियों का बनना संवरना इस दौर में मायूब समझा जाता था। वो ऐसे ही पहन लिया था। आपदाबाजी के मुंह से बारीक सी आवाज निकली। अभी से इतनी छूट दोगी तो आगे सूती कपड़ा इसे रास नहीं आएगा। लगाम डालो इसे, अगले घर जाना है। जब देखो बच्चियों की तरह कह के लगाती फिरती है। वो आपदाबाजी के सामने ही बोलने लगी। अरे भाभी, वो खेल खेल में पहन लिया होगा। मेरी आपदा बहुत साबिर है। नजर आ रहा है, बालों में महकता गजरा और लाल रेशमी जोड़ा। इसे सबर नहीं, पर लग जाना कहते हैं। ताई अम्मी की काटदार तनकीद सुनकर आपदाबाजी आहिस्ता से वहां से पलट गईं। कहीं उनके सामने आंसू झलक कर एक और बेअदबी न कर दें। मैं आपदाबाजी का उतरा चेहरा देखकर रो देने को थी। ताई अम्मी और खाला तहमीना अपनी बातों में लगे थे। किसी ने देखा ही नहीं कि अज्जी सामान के थैले पकड़े जैसे आया था वैसे ही खड़ा था। उसने एक जुमला नहीं सुना था। उसका जहन तो आपदाबाजी के सरापे से हटा। मुझसे आपदाबाजी का उतरा चेहरा मजीद देखा न गया और मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी। इसको ले जाएं अम्मी, दिल्ली देख लेगी। इस बेचारी का दिल ऐसे ही उचाट किया। आपदाबाजी मेरे आंसू पोंछने लगी। मैं कभी रोऊं, कभी आंखें पटपटाऊं। बस फैसला हो गया।
اور انہوں نے میرے ابا جی سے بھی اجازت لے لی۔ عابدہ باجی کی خالہ کا پچھلے دنوں مردہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ پرانی دلی میں رہتی تھیں۔ میری بھی رشتے کی ایک ماسی نئی دلی میں تھیں۔ ابا جی نے کہا مجھے 2 دن ماسی کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ ہم آج کے زمانے کے بچے نہ تھے کہ ماں کی گود سے ہی نہ اتریں۔ ہمارے وقتوں میں ہم چلنا سیکھتے تھے تو اماں کی گود میں اگلا بچہ آ جاتا تھا۔ ہم اپنا آپ خود سنبھالتے تھے۔ میں بھی خوشی خوشی ٹرین میں سوار ہوئی۔ بہت اچھا سفر گزرا۔ تہمینہ خالہ نے مجھے بھٹے لے دیے۔ میں سارا وقت ٹرین کی کھڑکی سے چلتی پھرتی ہریالی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی ہم عابدہ باجی کی خالہ کی گلی میں پہنچے، تہمینہ خالہ کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ ہائے میری بہن بیچاری، چھوٹی سی عمر میں اولاد کا غم آ گیا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے اونچی آواز میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں ڈر گئی۔ اچھی بھلی تو سفر سے آئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ شاید وہ چاہتی تھی پورے محلے کو معلوم ہو جائے کہ جلندھر سے بہن افسوس کرنے دلی آئی ہے۔ خدایا، جب واپس لے لینا تھا تو آس کیوں بندھائی؟ ہر جملے کے بعد وہ ایک ہی ٹون میں بہن کی طرح روتی تاکہ رونے اور جملوں میں توازن رہے۔ ہم فاصلے پر ہی تھے کہ خالہ جی کے گھر کے دروازے سے لوگ نکل کر استقبال کو پہنچ گئے۔ ساتھ ہی کئی محلے والے بھی نکل کر دیکھنے لگے کہ کس کو غم کھائے جا رہا ہے۔ میرا پوتا بتاتا ہے کہ آج کل لوگ فیس بک پر غم اور خوشی کا اعلان کرتے ہیں تاکہ سب دوست احباب جان لیں۔ مجھے سن کر تہمینہ خالہ یاد آ گئی۔ میں مسکرائی۔ بیچارے بچے سمجھتے ہیں یہ تشہیر کا رواج ان کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ شام تک فارغ ہو کر ہم نیو دلی میری خالہ جی کی طرف گئے۔ خالو جیلر پولیس تھے۔ انہیں جیل کے ساتھ ہی گھر ملا ہوا تھا۔ صحن میں بیڑیوں میں جکڑے 2 قیدی کیاریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ قیدیوں کو کام کے ساتھ کھانے کے لیے چنے ملتے تھے۔ ان کے گھر میں چنوں کے ڈھیر لگے تھے۔ وہ 2 دن میں نے خوب مٹھی بھر بھر کے چنے پھانکے۔ ہماری تو سیر تھی، ہم تفریح کرتے رہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ پیچھے اجی عابدہ باجی کے لیے کیسے جذبات رکھنے لگا ہے۔ اجی چھٹی فیل مگر برسر روزگار تھا۔ ریلوے اسٹیشن میں انجن صاف کرنے کی ڈیوٹی دیتا تھا۔ جب کام سے گھر آتا تو ہاتھ اور کپڑے تیل سے کالے چکنے ہوتے تھے۔ آتے ہی غسل خانے میں گھس کر صاف ہو کر نکلتا۔ عابدہ اپنی محدود حیثیت کے باوجود اس کی دسترس سے دور ہی تھی اور اسے اپنی ماں سے بھی کوئی امید نہ تھی کہ اس کی راہ ہموار کر دے گی۔ اس لیے اس نے انگلی ٹیڑھی کی اور خود ہی ایک عشق معشوقی سے بھرا خط لکھ کر عابدہ کے دروازے کے نیچے کھسکا دیا۔ یہ اس گھر کا واقعہ ہے جہاں رات کو سب مرد سانجے صحن میں چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے۔ وہاں اپنی ہی چار دیواری سے ایسا خط آنا عابدہ باجی کے لیے اپنا ہی گھر ہر درجہ غیر محفوظ بنا گیا تھا۔ اجی قبولیت اور دھتکار دونوں صورتوں کے لیے تیار تھا۔ اس لیے خط ڈالتے ہی ایک نوکری کے لیے قسمت آزمانے دوستوں کے ساتھ میاں والی چلا گیا۔ عابدہ باجی ڈرتی ڈرتی میری امی کے پاس آئیں۔ دیکھو، خاموش رہنے میں ہزار بھلائیاں ہیں، چپ رہ کر دیکھو، یہ بلا خود بخود ٹل جائے گی۔ میری امی مصلحت پسند تھیں۔ عابدہ ان کی مان کر چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ عابدہ کی امی کا مزاج میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ دلی سے واپس آ کر ان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو انہیں تربیت کے گر سکھانے والی تائی جی سے حساب برابر کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ الٹے قدموں ہی اپنے کمرے سے باہر آئیں اور صحن میں طوفان کھڑا کر دیا۔ گھر کی بچیوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، خدا کرے اس کو موت آئے۔ پہلا جملہ ہی سنگین بددعا سے شروع کیا تھا۔ ارے میری معصوم بچی کے لیے تمہارا انجن دھونے والا لڑکا ہی رہ گیا تھا، میں تو علی گڑھ یونیورسٹی والوں کے بھی جوتے گھسواؤں گی۔ ان کا واویلا سن کر تائی جی بھی صحن میں آ گئیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تائی جی کی اب تک ماجرا سمجھ نہیں آیا تھا۔ خط لکھا ہے تمہارے لڑکے نے کہ مولسری کے پھولوں سے مہکتا تمہارا چہرہ میری نظروں سے نہیں ہٹتا۔ خط بطور ثبوت تائی جی کو پکڑا کر انہوں نے پھر جھولی اٹھا لی۔ خدا غارت کرے اجی کو، جن غلط نگاہوں سے میری بچی کو دیکھا ہے، خدا کرے انہیں اجالا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ عابدہ باجی اور اجمل عرف اجی، یہ 2 نام آج سے پہلے کسی کے ذہن میں بھی ایک ساتھ نہیں ابھرتے تھے، مگر تہمینہ خالہ کے واویلے نے گھر کے مردوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ اپنی بے وقوفی میں انہوں نے یہ 2 نام خود ہی ساتھ جوڑ دیے تھے۔ مردوں نے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ تہمینہ خالہ چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ جیسے تیسے وہ دن ٹلا۔ ٹھیک 3 دن بعد ہمارے گھر رئیسہ بی بی کا آنا ہوا۔ جنگ عظیم دوم کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو ہمارے ہندوستان میں جنگ کی فضا تھی
اور یہ جنگ فوجوں کی نہیں ہمسایوں کی ہونی تھی۔ سکھوں کے نکڑ والے کریانہ سٹور سے ہم سالوں سے سودا لیتے آئے تھے، مگر اب ان سے خوف آتا تھا۔ محلے کی سمجھدار لڑکیاں گلی میں کھڑی ہو کر عورتوں کے حوصلے بندھواتی تھیں کہ مرد نہ بھی ہوں تو ہم عورتیں اپنا دفاع کریں گی، اینٹیں مار مار کر حملہ آوروں کو بھگا دیں گی۔ میں بہت جوش سے تمام تعریفیں سنتی اور گھر آ کر بتاتی، تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنا زیور تھیلے میں ڈال کر پاکستان بھیج دو۔ حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ ابا جی کی بھی وہی سوچ تھی جو لاکھوں مسلمانوں کی تھی۔ اول تو وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ جلندر پاکستان میں ہوگا، بصورت دیگر وہ اقلیت بن کر یہیں رہنے پر آمادہ تھے۔ اپنا گھر چھوڑنے کا خیال ہی جان نکال دیتا ہے، اور ایسے خیال کوئی خوشی سے نہیں سوچتا، لیکن پھر اسی جان کے لالے پڑ جائیں تو اپنے گھر چھوڑنے بھی پڑتے ہیں۔ خط والے واقعے کے چوتھے دن دور کی ایک جاننے والی رئیسہ بیگم کا گھر آنا ہوا۔ ان کے ہاتھ میں پوسٹ کارڈ تھا۔ ان کا بیٹا بھی اجی کے ساتھ ہی میاں والی گیا تھا۔ وہاں سے وہ لوگ تفریح کے لیے قریب کسی نہر میں نہانے چلے گئے تھے۔ پوسٹ کارڈ میں لکھا تھا کہ نہاتے ہوئے اجی ڈوب کر مر گیا ہے۔ تمہاری زبان ٹوٹے، میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کرتی ہو؟ تائی جی سنتے ہی آپے سے باہر ہونے لگی۔ بہن، میں تو پیغام لائی ہوں، نہ جانے کس جتن سے میرے بیٹے نے 4 سطریں بھجوائی ہیں کہ تم لوگوں تک خبر پہنچ جائے۔ رئیسہ بیگم برا مان گئی۔ تائی جی کو غشی آنے لگی۔ گھر کے مرد ریلوے کے بڑے افسر کے گھر دوڑے۔ جب تک خبر کی تصدیق نہ ہوئی، سب عورتیں سر لپیٹے دعا کرتی رہیں کہ خبر غلط ہو، مگر خبر سچی تھی۔ نہ جانے کون سا لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، منہ سے لفظ نکالنے سے پہلے لمحہ بھر کو سوچ لینا چاہیے۔ تہمینہ خالہ کی بد دعا نے بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ سارے گھر میں ماتم کی فضا تھی۔ والدین بیٹے کا چہرہ دیکھ کر لحد میں اتارتے تو شاید صبر کی کوئی صورتحال بن جاتی۔ اب تو بے قراری اور بے یقینی تھی۔ صحن میں چادریں بچھ گئیں۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے آنے لگیں۔ خالہ تہمینہ کی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے کمرے سے قدم نکالیں۔ اپنی دی ہوئی ایک ایک بد دعا انہیں یاد آ رہی تھی۔ کیا لفظوں کی یوں بھی پکڑ ہوتی ہے؟ وہ خود ہی دہل گئیں۔ بڑی ہمت کر کے دروازہ کھولا اور صحن کے تھڑے پر دور آ بیٹھیں۔ تائی جی تو غم میں تھیں، مگر باقی زبانیں کھلی تھیں، جن کو مواد تہمینہ خالہ نے خود ہی دیا تھا۔ یہ سب تہمینہ خالہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ ان کی آبدہ کو خط کیا لکھ دیا، انہوں نے ایسی بد دعائیں دیں ہماری اجی کو نگل ہی گئیں۔ دوپٹے میں سسکتی ہوئی اجی کی بھابھی بولی۔ ارے کیسا خط؟ کسی محلے دارنی نے پوچھا۔ اس کے بعد خط کے متن کے چرچے ہونے لگے۔ ارے سن رہی ہو، آبدہ اور اجی کی خط و کتابت چل رہی تھی۔ ایک اونچا سننے والی خاتون نے صحن کے ایک کونے سے کچھ سنا سمجھا کچھ اور، دوسرے کونے میں آ کر کچھ اور ہی قصہ نشر کر دیا۔ لگتی تو بڑی سیدھی سادی ہے، اچھی صورت مل جائے تو ہتھے سے اکھڑ جاتی ہیں۔ سننے والیوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مولسری کے پھول لا لا کر دیتا تھا اور وہ گجرے بنا بنا کر پہنتی تھی۔ زبانوں کو کون روک سکتا ہے؟ وہ چلتی رہیں اور ایک خط کی داستان بنا گئیں۔ بات صرف خط تک نہیں ہوگی جو ماں نے جھولی اٹھا اٹھا کر مرنے کی بد دعائیں دے ڈالیں۔ کیا خبر اجی نے محبت میں آ کر خود ہی جان دی ہو۔ جنازہ تو تھا نہیں جس کے احترام میں سب چپ رہتے، اس لیے سورج ڈھلتے تک بولنے والے بولتے رہے اور سننے والے سنتے رہے۔ اس روز بڑھ چڑھ کر بولنے والی تہمینہ خالہ کو چپ لگ گئی تھی۔ ساری برادری کی سرگوشیاں ان تک پہنچ چکی تھیں۔ سرگوشیاں سننے والوں میں ایک لڑکے کی ماں بھی تھی جو پچھلے رمضان آبدہ کو دوپٹہ دے کر گئی تھیں اور چاہتی تھیں کہ آبدہ ان کی بہو بنے۔ ایک محلے کا لڑکا عرفان ہر جمعہ تہمینہ خالہ کو سلام کرنے آتا تھا۔ نیت صاف تھی، وہ بھی آبدہ کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ اس کی بہن بھی اس محفل میں بیٹھی تھی۔ تہمینہ خالہ چاہتی تھیں کوئی بہتر 2 کمروں کا ہی گھر مل جائے تاکہ کچھ عزت سے بیٹی کو رخصت کریں، مگر آج کی محفل کے بعد وہ کوٹھی میں بھی جا بستے تو یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ اس روز جنازہ نہیں اٹھا تھا، مگر کئی لوگوں کو وہ سورج جیتے جی مار گیا تھا۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ کتنے دن گزرے تھے، بس یوں ہی لگتا ہے کہ اجی کی موت اور آبدہ باجی کی بدنامی کے فوراً بعد پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ قتل و غارت شروع ہو گئی، گھروں سے نکلنا بند ہو گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی گئی، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ خدا کا احسان تھا کہ میرے 2 بڑے تایا پولیس میں تھے، پھر آبدہ کے ابا جی بھی تھے۔ ہمارے گھر کی دھاک تھی کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ہماری دہلیز پار کرتا، مگر جہاں عزت اور جان محفوظ نہ ہو وہ دہلیز اپنی نہیں رہتی۔ ہم بھی راتوں رات گھروں سے نکلے۔ مولسری کے درخت والی کوٹھی کے تمام مکین انگلستان گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر سونا پڑا تھا۔ ہم سب نے رات ادھر پناہ لی۔
सारी रात लाशों की बदबू और मोलसरी के फूलों की महक की जंग होती रही। उजाले से कुछ पहले हम निकले तो मोलसरी के फूल दरख्त से झड़ने लगे। यूं लगा जैसे फर्श पर सफेद कालीन बिछ रहा हो। अपने तमाम हुस्न के बावजूद वो देश पराया हो गया था, इसलिए हम सब छोड़ छाड़ पाकिस्तान चले गए। लेकिन सब पीछे नहीं रहता। बदकिस्मती से आपदाबाजी की बदनामी उनके साथ ही सरहद पार कर गई थी। पाकिस्तान आकर जिन लोगों की किस्मत चमकी उनमें एक आपदाबाजी के अब्बू भी थे। उन्हें कलेम में 3 कमरे का अच्छा मकान मिल गया। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर कारोबार कर लिया। बेटे अच्छे स्कूल में जाने लगे। बस लोगों की याददाश्त पर असर नहीं हुआ। आपदाबाजी को 17वां साल लग गया। खानदान से कोई रिश्ता नहीं आया। अब वो बात बात पर हंसना भूल गई थी। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। उन्होंने महफिलों में जाना भी छोड़ दिया था। लोगों को लगता था उन्होंने जोग पाल लिया है। उनकी वो शोखी मोलसरी के फूलों की तरह किस्सा पारीना हो गई थी। तहमीना खला हर मिलने मिलाने वाले के सामने दुखड़ा रोती। नए महल्ले वालों को खाने पकाकर भिजवाती ताकि ताल्लुकात बने। वो किस्सा जिसका कभी वजूद ही नहीं था जुबानों की मुसाफत में ऐसा मशहूर हुआ कि पत्थर की लकीर बन गया। कई सवाली झोली फैलाए आए, मगर बात बनने से पहले ही उन्हें खत वाले वाक़या का इल्म हो जाता और वो ऐसे रफू चक्कर होते कि फिर ढूंढने से भी ना मिलते। एक तमाशा तहमीना खाला ने ज़ाती वजूहात की बिना पर उस रोज़ लगाया था, जो अब तक ना चाहते हुए भी लगा हुआ था, और तमाशाई तालियां पीट रहे थे। अजी की बड़ी बहन महमूदा बहुत तेज थी और दूसरी मजीदा इतनी सीधी गोया मट्टी का बुत हो। एक रोज मजीदा को माँ ने आटा देकर तंदूर भेजा। वो रश से घबराकर वही कोने में बैठी रही। जब घंटे तक वापस ना हुई तो माँ ने लड़के को पीछे दौड़ाया। क्या देखता है बहन, घंटा भर से कोने में खामोश बैठी है। आगे होकर किसी को कहती तो रोटी लगाता। महमूदा के बाद इस मट्टी के बुत मजीदा की भी डोली उठ गई। वो शादी के बाद भी ना बदली। नन्ही भोली बच्चियों की तरह जिंदगी गुजारने लगी। एक रोज ससुराल में कोई मेहमान आ गया तो मजीदा के शोहर ने मेहमान के साथ सहन में बिस्तर डाल दिया ताकि मेजबानी का फर्ज अदा होता रहे। मजीदा कमरे के दरवाजे में खड़ी ज़ारो ज़ार रोने लगी जैसे शोहर सरहद पार जा रहा हो। नन्ही दुल्हन चुप ना हो सकी तो शोहर मेहमान से माजरत करते हुए चारपाई वापस कमरे में ले गया। मेहमान सारी रात लहाफ में मुंह दिए हंसता रहा। जो भी ऊंच नीच थी, दोनों बेटियां अपने घरों में बस रही थीं। ताई अम्मी के दिल को करार था, इसलिए एक रोज मुलाकात होने पर मेरी अम्मी ने समझाया, अब तहमीना से भी दिल साफ कर लो। हीरा बेटी है उसकी, जो बाप की दहलीज पर बैठे बैठे कोयला हो रही है। बच्चों के गम सांझे ही होते हैं। मैंने तो कोई फसाद नहीं किया, उसकी अपनी करनी आगे आई है। सालों से एक चौखट थी। हमारे बच्चे ने गलती की थी तो चप्पल उतार कर बेशक सर गंजा कर देती, मगर उसने तो ऐसी बड़ी बड़ी बद्दुआएं दी कि मैं उसकी जुबान तक न पकड़ सकी। मैं तो इस हैरत में रह गई कि तहमीना मेरे बच्चे के लिए दिल में इतना कीना भी रख सकती है। नहर अजी की लाश उगल देती तो पानी से फूला जिस्म देखकर माँ का खुद दिल चाहता कि बच्चे को कब्र में उतार दे ताकि उसे सुकून आए। मगर यहाँ माँ को जब भी याद आती थी, तस्वुर में बच्चे का उजला चेहरा उभरता था और हर बार आंखें भुग जाता था। बहुत भुगत लिया उसने अपने लफ्जों का अंजाम। उसकी हर बददुआ ने पलट कर उसको भी हिसार में ले लिया है। अजी तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले के पास है, यही सोचकर उसको माफ कर दो। अम्मी जैसा मसलहत पसंद मैंने बहुत कम देखा था। कह तो रही हूँ, मेरे दिल में अपने बच्चे के गम के सिवा कुछ नहीं है, ताई जी ने दो टोक कहा। यहाँ मामला दिल साफ करने का था, जिसमें दिल की अपनी भी नहीं चलती, इसलिए अम्मी खामोश हो गई। जालंधर की सादगी वो दाल थी जो लाहौर में नहीं गलती थी। जालंधर में तो राशन कार्ड पर मिले कपड़े ही पहनकर दावतें भुगता ली जाती थी, मगर इस दौर के लाहौर में आजकल की तरह हर फंक्शन पर नया जोड़ा बनाने का रिवाज भी नहीं था। इसलिए एक जोड़ा जब तक नाप आता रहता चलता रहता। बरादरी में एक शादी थी। तहमीना खाला अपना वेलवेट का एक सूट निकाल कर उधेड़ने लगी। आपदा बाजी भी माँ का हाथ बटाने आ गई तो कमीज का नाकाफी दबाव देखा। अम्मी, ये तो खुलकर भी आपके नाप नहीं आएगा। पगली, मैं अपने लिए थोड़ी खोल रही हूँ, इसकी तो मैं तुम्हारे लिए कोटी बनाऊंगी, नया फैशन आया है। माँ की आंखों में आस की जोत थी। आपदा बाजी मुरझा कर रह गई। मैं किसी शादी पर नहीं जाऊंगी, सब मुझे अज्जी की बेवा की नजर से देखते हैं, वो पलट कर बोली। खाल उधेड़ दूंगी जो जुबान चलाई। खाला ने आपदा बाजी की कमर पर थप्पड़ जुड़ दिया। तुम्हारी रोनी सूरत देखकर ही लोगों को बातों का मौका मिलता है। कान से पकड़ कर ले जाऊंगी तुम्हें, और खबरदार, तुम्हारे चेहरे पर लोगों की बातों की परछाई भी आई तो
किसी भी लूले लंगड़े के साथ पकड़कर चलता कर दूंगी। आपदा बाजी माँ के लफ्जों पर मुंह बसोर कर बैठ गई, मगर अब जब्त दोनों का खत्म हो गया था। कुछ देर को तहमीना खाला बाजार तक गई तो आपदा बाजी ने सारा इंतकाम वेलवेट की कमीज से लेने की ठानी और दिया सिलाई उठा लाई। एक दो तीलियां जलाई, मगर कमीज को आग दिखाने की हिम्मत न पड़ी। तीसरी तीली पूरे इरादे से जलाई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उन्हें लगा खाला वापस आ गई हैं। जल्दी से दिया सिलाई चारपाई के सरहाने में छुपा दी। दरवाजा इस बार जोर से बजा तो आपदा बाजी ऐसे ही घबराई घबराई दरवाजे तक पहुंची और बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। सामने एक रोशन माथे वाला नौजवान खड़ा था। कौन? बाजी ने ओढ़नी लेते हुए पूछा। जी मैं बाबर, आपकी वालदा हैं? वो उनके घर पहली बार आया था, किसी का नाम तक नहीं जानता था। बाजार तक गई हैं, थोड़ी देर में आएंगी। माफी चाहती हूँ, घर में कोई नहीं है, वरना आपको जरूर बिठाती। आपदा बाजी ने सबूत के तौर पर अंदर चारपाई की तरफ इशारा किया और मुड़ कर देखा। हाय, मैं मर गई। चारपाई पर आग लगी हुई थी, शायद उन्होंने जलती तीली ही छुपा दी थी। वो सरपट अंदर की तरफ दौड़ी और किचन से प्याला भरकर लाई। हंगामी सूरत हाल देखकर बाबर भी अंदर की तरफ लपका। इतने से पानी से नहीं होगा, ज्यादा लाइए। उसने चारपाई खींची और सेहन के वस्त में की। गौसल खाने में भरी बाल्टी मौजूद थी। आपदा बाजी नजाकत से ला रही थी तो बाबर खुद ही उन तक पहुंचा और ताकतवर बाजुओं से भरी बाल्टी चारपाई पर उलट दी। आपदा बाजी मुंह पर हाथ रखे बुरी तरह हाँप रही थी। चारपाई का सरहाने वाला हिस्सा सत्यानाश हो चुका था। पानी और राख फर्श पर गिरी थी, मगर वेलवेट का वो सूट चारपाई की पाइंती पर गौसल के बाद आराम से मौजूद था। आपदा बाजी ने सर पकड़ा। अम्मी मेरी जान निकाल देंगी, बेसाख्तगी में उनके मुंह से निकला। बाबर उन्हें देखने लगा। शुक्रिया आपका, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने कुछ बिगड़ कर मेहमान को हुक्म दिया। जी मेरा काम तो हो ही गया। बाबर मुस्कुराते हुए जाने लगा। आपदा बाजी को ये अंदाज कुछ अजीब सा लगा। अम्मी आए तो क्या कहूँ, कौन आया था? सवाल के दर पर्दा उनका अपना तजस्सुस था। उन्हें कहिएगा पिछली गली वाली रुखसाना ने अपने भतीजे को भेजा था। लड़का टकसाल में बहुत अच्छी नौकरी पर है। वो आपकी अम्मी की बेटी को किसी दिन देखने के लिए आना चाहती हैं। उसने बगैर मुड़े कहा और आपदाबाजी के हाथों के तोते उड़ गए। वैसे अगर हो सके तो ये पैगाम चारपाई ठीक होने के बाद दीजिएगा। चारपाई जलने का किस्सा मुमकिन है मेरी अम्मी को पसंद ना आए। वो तो हंसी दबाकर निकल गया। आपदाबाजी को कितनी देर होश ही ना आया कि कुंडा ही लगा ले। कई दिन गुजर गए। बाबर की आमद का आपदा बाजी ने किसी से जिक्र नहीं किया। जब कश्ती के बीच मंझधार में डूब जाने का यकीन हो तो दरिया में नहीं उतरा जाता। मगर उनका मुकाबिल बाबर था जो तूफानों से नहीं डरता था। उसने माँ को बता दिया था कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। बेटी देते हुए इंसान 100 जगह से तसल्ली करता है, तो बहू लाते हुए भी 1000 लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि उस लड़की से नस्ल चलनी होती है। रुखसाना ने जैसे ही मालूमात करवाई तो कई किस्से उभरे। उन्होंने अकल की और सीधा मेरी ताई के पास आ गई। इधर उधर वालों की मैंने बहुत सुन ली, लेकिन यकीन उस पर करूंगी जो आप कहेंगी। वो इन औरतों में से थीं जो 4 दीवारी में रहकर जमाना परखना सीख लेती हैं। ताई जी को अरसे बाद बेटे की मौत पर दिल ठंडा करने का मौका मिला था। उन्हें जालंधर में वावेला करती तहमीना याद आई जो झोली उठा उठा कर उनके अज्जी की मौत मांग रही थी। लड़का बहुत अच्छा नेक शरीफ है। उसकी माँ मेरे घर आई बैठी है। बेटे की बात पक्की करके ही गाँव जाएगी और अगली बार बारात लेकर आएगी। बहुत सादा औरत है, जो मैं कहूँगी वो मान लेगी। इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकती जो मुझे इनसे बाद में शर्मिंदा रखे। किस्मत के भी अपने ही खेल थे। वो चाल जिससे सारी बाजी पलटनी थी ताई जी के हिस्से में आई थी और वो होशियारी से अपने मोहरे गिन रही थी। इस बच्ची की पाक दामनी की मैं गवाह हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने रुखसाना की खूब तसल्ली करवा दी। वो दिल जिसमें तहमीना के लिए शिकवा था, उस दिल में आज आपदा को खुशियों की दुआ देकर ठंड सी पड़ गई। जब किसी दूसरे को दुआ दी जाती है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। ये अमल इबादत का दर्जा रखता है। तहमीना, एक बद्दुआ तुमने दी थी जिसकी तासीर हम सब ने देखी। आज बदले में एक दुआ मैं दूंगी, इसका असर भी दुनिया देखेगी। ताई जी की इस ही दुआ ने आपदाबाजी की किस्मत फिर से जगा दी। आपदाबाजी ने दोनों हथेलियों पर पाउडर डालकर मसला और मुंह पर लगा लिया। सुर्खी काजल भी सजाया, मगर उनका असल सिंगार तो उनकी मुस्कुराहट थी जिसने उनके शौहर को उनका गर्विदा बना रखा था। वो सारे सिंगार जो शादी से पहले उन्हें मना थे
اب ٹکسال کے افسر کی بیوی کے طور پر باقاعدگی سے کرتی تھیں۔ بابر بھائی کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا جہاں گاؤں سے ان کے عزیز آتے رہتے تھے۔ آبدہ باجی ویسے ہی رونق پسند تھیں، خوب آؤ بھگت کرتیں، خوش باش لوگوں کی باتیں کر کے لوگوں کے جگر ٹھنڈے نہیں ہوتے، اس لیے آبدہ باجی کے پرانے قصے بھی لوگوں کی یادوں سے فنا ہونے لگے۔ تہمینہ خالہ اور تائی جی نے بھی دوبارہ ملنا شروع کر دیا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔